नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि सीटेट दिसंबर 2024 में दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ये प्रैक्टिस सेट हमारा हिंदी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए लाभकारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में हिंदी एक अहम रोल अदा करती है, जो कि 30 क्वेश्चंस सीटेट में पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके फ्री के होते हैं। इसको सिर्फ समझना होता है। अगर आप प्रैक्टिस किए रहते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको 10 मिनट में 30 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पैराग्राफ का होता है, जो कि पैराग्राफ का होता है। और पैराग्राफ में दो तरह के होते हैं, एक गद्य का होता है, एक पद्य का होता है। और दोनों पैराग्राफ से 30 क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाते हैं। और कुछ सामान्य क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका जो है विलोम है, मुहावरे हैं, विशेष विशेष हैं, संधि विच्छेद है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसमें मेन रोल जो अदा करता है वो पैराग्राफ का होता है। तो पैराग्राफ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं पैराग्राफ को से क्वेश्चंस देखते हैं। एक पैराग्राफ एक सेट में पर डे लेके आऊँगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। और अगर ये सारे सेट आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको 30 में 30 क्वेश्चंस हिंदी में मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप ये पैराग्राफ आपका दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ करके उत्तर देना होता है। और ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए कि ये इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका सारांश क्या निकल रहा है, और मन को एकाग्र करके इसको पढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन कीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से हल हो जाएंगे। और उसको मन से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों की बीच तुलना की गई है। बच्चे किस तरह के, 3 तरह के बच्चे की तुलना की गई। वो कौन कौन से? पहले दुकानदारी वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, कौन करते हैं। और तीसरा समूह जो होता है, उन बच्चों का जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं। अब देखिए, उनसे गणना के व इबारती सवाल पूछे गए हैं। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया है। कौन? जो दुकानदारी नहीं करते हैं उनसे, बनिस्पत उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां की भी थी जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उसके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वह अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वह सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। देखिए, अब इससे क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। जैसा लिखा है, समस्याओं को हल करने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे कोई भी बता सकता है कि लिखा है समस्याओं को हल खोजने का अध्ययन। तो क्या दुकानदारी से होता है, या सामाजिक विज्ञान से होता है, या भाषा से होता है, या गणित से होता है? तो आप जानते हैं जहाँ पे लेन देन ज़्यादा होता है वहीं पे जो है समस्याओं का हल भी होता है, क्योंकि गणित इसमें क्या है, जो समस्याओं का हल किससे होता है, तर्क वितर्क से होता है। तो तर्क किस में आता है, वो गणित में आता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समस्याओं को हल खोजने पर। जो समस्या का हल किसमें से होता है, तर्क से होता है, जो आपका तर्क होता है। और तर्क किस में होता है, या फिर गणित में होता है। रीजनिंग और आपकी गणित जो होती है इसी में तर्क होता है। तो इसमें ऑप्शन जैसा आपके दिया गया है गणितीय, तो ऑप्शन नंबर आपका यही दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि पैराग्राफ से आप पढ़ चुके हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन, किन बच्चों के सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी देखिए, कीवर्ड को पकड़िए, सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मौखिक गणना, यहाँ पे क्या बात आई है, गणना की बात आती है। तो जो दुकानदारी करते हैं या जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, तो क्या स्कूल जाने में गणना लगती है? इसमें स्कूल से और गणना से क्या मतलब है?
और जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, इसमें भी गणना की बात कहाँ हो रही है। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जब नहीं करते तो उस गणना की बात क्या आएगी, जो दुकानदारी करते हैं। हाँ, क्योंकि जो बच्चे दुकानदारी करते हैं वहाँ पे लेन देन ज़्यादा होता है, और जहाँ पे लेन देन ज़्यादा होगा वहाँ पे गणना भी होगी, आपको गणना भी करना पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ से जो ऑप्शन निकलता है वो है आपका पहला ऑप्शन, जो दुकानदारी करते हैं वही गणना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, या बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, या सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, या बच्चों को गणित सीखना चाहिए। तो अनुच्छेद के आधार पर, जो अनुच्छेद आप ऊपर पैराग्राफ पढ़ चुके हैं उसके आधार पर, तो सबसे सटीक जो उत्तर बैठ रहा है, देखिए इसमें रोजमर्रा की बातें, गणना की बात आ रही है, तो इसमें क्या है, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। कब? जब वो दुकानदारी करेंगे, दुकानदार पर लेन देन करेंगे। जब कोई भी बच्चा अगर हमेशा दुकान पर बैठता है और लेन देन करता है तो उसका दिमाग तेज हो जाता है गणना की क्रिया में। तो रोजमर्रा के जीवन में जब रोज वही काम करना पड़ता है तो उसके अंदर वो दक्षता हासिल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? जो बच्चे दुकानदारी करते हैं वह जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं क्या? दुकानदारी बच्चे करते हैं क्या जन्म से ही दक्ष होते हैं? जन्म से कोई दक्ष नहीं होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह कभी भी गलती नहीं करते। कौन? जो दुकानदार बच्चे होते हैं, जो दुकान पे बैठते हैं, लेन देन करते हैं, या फिर गलती का असर उसके काम पर पड़ता है, या इससे उनसे माता पिता से डांट मिलती है। नहीं, वह कभी गलती, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कभी गलती ना करें, गलती भी हो सकते हैं, बच्चे हैं, सबसे गलती करते हैं, लेकिन वो जो प्रायः गलती इसलिए नहीं करते क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। भाई जब दुकानदारी करेंगे, वहाँ बैठेंगे, अगर गलती करेंगे तो उनका नुकसान होगा, और जब नुकसान होगा तो क्या, जो चीज़ प्रैक्टिकल में आती है वो जल्दी सीखने में आती है। तो यही है इस क्वेश्चन का सार। इस क्वेश्चन का मतलब कि गलती का असर उसके काम पर पड़ता है, इसलिए वो गलती नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए, वह दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है? अच्छा होता है, या अच्छा खराब होता रहता है, या संतोषजनक होता है, या खराब होता है। तो क्या होता है? हाँ, तो वह दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं। कौन? वह दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती। ऑप्शन, क्वेश्चन को पहले कैसे पढ़ा करो, जो मेन हो उसको अंडरलाइन कर दो। वह दक्षताएं दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है? अच्छा, खराब अच्छा होता रहता है। बिल्कुल सही है। क्या अच्छा होता है? ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो काम में रहते अच्छा होता है। संतोषजनक भी नहीं हो सकता है, खराब भी नहीं हो सकता है। हाँ, जो हम दैनिक जीवन में काम नहीं करते हैं तो कभी अच्छा हो सकता है तो कभी खराब भी हो सकता है। कोई काम कर रहे हैं जो दैनिक जीवन में हमारे आती है नहीं है, तो उसमें कभी खराब भी हो सकता है, कभी अच्छा भी हो सकता है। ये आपका सटीक उत्तर सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करते हैं? जो अनुच्छेद आप ऊपर पढ़ चुके हैं, आपने अनुच्छेद पूरा देखिए पढ़ा हुआ है, तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करते हैं? संकुचित करते हैं। क्या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को संकुचित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उससे तो ज्ञान बढ़ता है। सीमित कर सकते हैं? बिल्कुल सीमित भी नहीं करते हैं। बनाने में मदद भी करते हैं और उसे संकुचित सीमित भी कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही है कि मदद भी कर सकते हैं और संकुचित भी करते हैं और सीमित भी कर सकते हैं। दोनों काम इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका इक प्रत्यय दोस्तों, इक प्रत्यय का उदाहरण क्या है? संकुचित में क्या इक प्रत्यय है, या आपका चूकी में है, या सांस्कृतिक में है, सीमित में है? तो इक प्रत्यय होता क्या है दोस्तों? तो इक प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है।
शब्द के अंत में आकर के उसका अर्थ बदल देता है, तो वो क्या होता है, एक प्रत्यय। और इसी में एक आपका होता है उपसर्ग। दोस्तों उपसर्ग क्या होता है, ये शब्द के प्रारंभ में लगता है, जो कि शब्द के प्रारंभ में आकर के उसका अर्थ बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों जैसे लिखा है सांस्कृतिक, इक आ रहा है ना यहाँ पे, सांस्कृतिक, और इसमें सकुचित, चित आ रहा है, इसमें तिक आ रहा है, इक आ रहा है, तो आपका इसका उत्तर आपका बी सही जाएगा, सांस्कृतिक में एक प्रत्यय दोस्तों लगा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूँ सीटेट के, दिसंबर 24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएसटी का, ईवीएस का और पर्यावरण अध्ययन का। इसके अलावा सीडीपी का मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे जाकर के सारे प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप निश्चय ही आपको सफलता आगे वाले एग्जाम में मिलेगी। धन्यवाद।